Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, that's 2371 7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवाल प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद विशाल आपका। और सबसे पहले हेडलाइंस। Goods and services tax collection rises 10% to cross 1 lakh crore rupees in the month of October. Maruti Suzuki's total monthly sales zoom 19% in October, while Hyundai hits highest ever monthly sales in October. And foreign portfolio investors pour in 22,033 crore rupees in the domestic capital markets in October. अक्टूबर महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। मारुति सुजुकी बिक्री में अक्टूबर माह में 19% की वृद्धि। हुंडई ने अक्टूबर महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री की। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर माह में घरेलू पूंजी बाजार में 22,033 करोड़ रुपए निवेश किए। Well, let's start off with this good news from the tax front. The collection of goods and services tax for the month of October crossed 1 lakh crore rupees for the first time since April. The collection for October stood at 1.05 lakh crore rupees, which is the highest so far in this financial year. The GST collection for October rose 10% compared to that of collections in the same month last year, which stood at 95,379 crore rupees. Experts said that the uptick in collections of almost 10,000 crore rupees over last year showed definitive revival of consumption and festival spends across the economy. जी, और हमारे आज के सबसे पहले कॉलर नवनीत गुरुग्राम से हैं। हेलो नवनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न धीरेन्द्र जी से है एसआईपी को लेकर। धीरेन्द्र जी, एसआईपी को लेकर एक ये विश्वास और धारणा रही है कि अगर आप लंबे समय तक एसआईपी में निवेशित रहते हैं तो आपको एफडी या रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प मिलती है। और ऐसे देखा गया है कि कुछ म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्कीम्स पिछले 5-7 सालों में लगातार निवेशित रहने के बावजूद भी कोई रिटर्न नहीं दे पाई है। तो ये एक चिंता का विषय है और हो सकता है आने वाले समय में लोगों का एसआईपी में नियमित रूप से निवेश करने से विश्वास हो। हाँ, आप
आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है, जो आप कह रहे थे कि ये धारणा है। हेलो। और हो सकता है कि कभी कभी ये धारणा और विश्वास पे ये खरा ना उतरे, और वही अभी हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि SIP को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये धारणा और विश्वास के पीछे आधार ये है कि इक्विटी में ज्यादा रिटर्न मिलता है फिक्स्ड इनकम की तुलना में। फिक्स्ड इनकम की तुलना में इक्विटी में ज्यादा रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि इसका रियल इकोनॉमी से जुड़ाव है। जब आपने देखा होगा कि चीजों का अगर महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, अच्छी कंपनियों का मुनाफा ज्यादा बढ़ता है। और फिक्स्ड इनकम की तुलना में इक्विटी पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो SIP पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जो आप एवरेज कर पाते हैं, जो कि SIP का एक खास फायदा है कि आपकी, और दूसरा कि बचत करने का जो जरिया है, हर महीने हमें तनख्वाह मिलता है, हर महीने हम अपनी किस्त जमा करते हैं। अगर कोई चीज हमने उधार पे खरीदा है तो हर महीने हम बचत करते हैं। और जब हम एवरेज करते हैं, और इक्विटी मार्केट का जो चलन है वो बहुत ही बल्कि कहा जा सकता है कि रोज रोज जो इक्विटी बाजार जिस रफ्तार से चलता है, हम कह सकते हैं कि बड़ा बदचलन है। तो वैसी स्थिति में ये जो उतार चढ़ाव है इक्विटी बाजार का, इसका बड़ा फायदा उठाने के लिए उसका फायदा वैसे ही उठाया जा सकता है कि हम लगातार लगाएं, कभी सस्ता खरीदेंगे, कभी महंगा खरीदेंगे। अगर एक साथ पैसा लगाए तो हो सकता है कि केवल महंगा खरीद लें हम लोग। तो एक छोटी सी रकम से बड़ी सी पूंजी को इकट्ठा करने का जरिया है SIP, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो विश्वास और ये जो मत है, ये मुझे लगता है कि 5-7 साल में अभी हाल फिलहाल चूंकि इक्विटी बाजार की स्थिति काफी खराब रही है और बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन मैं अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप 2-4-5 साल लगातार आप निवेश करें तो फिक्स्ड इनकम के रिटर्न को आप बीट कर पाएंगे। अभी फिक्स्ड इनकम के रिटर्न में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर आपने देखा होगा कि महंगाई दर में गिरावट आई है, ब्याज दरों में गिरावट आई है, तो जो इक्विटी पे जो रिटर्न है उसमें भी गिरावट आई है। और अगर जैसा आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मुझे लगता था कि 15%, 18% रिटर्न अच्छा रिटर्न माना जाता था। आज जैसे समय में जो महंगाई है और जो ब्याज दरें हैं, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो 10-12% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो ये जो बदलता हुआ रिटर्न है, ये एक बहुत ही रिलेटिव चीज है, और इसलिए मुझे लगता है कि अपना एक्सपेक्टेशन कम कीजिए, SIP जारी रखिए। SIP एक बेहतरीन जरिया है एक छोटी सी रकम से बड़ी सी पूंजी को इकट्ठा करने के लिए, और इस विश्वास के साथ अपना निवेश जारी रखिए। Right. Let's move on and take our next caller. We have Deepak joining us from Noida. Good evening, Deepak, and welcome to the program. Good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. सर, मेरा नाम दीपक है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ ही दिन पहले मोतीलाल ओसवाल 100 FOF इंटरनेशनल इक्विटी फंड में जी 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था। नैस्डैक 100 में? जी। उसके बाद वो काफी तेजी से बढ़ रहा था फंड, लेकिन कुछ ही दिन बाद अभी वो माइनस में चल रहा है। क्यों? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या उसको विड्रॉ करना चाहिए? और इसके अलावा मैंने डोमेस्टिक गोल्ड फंड में एक 20,000 रुपए की लमसम लगाया था, वो भी अभी फिलहाल माइनस चल रहा है मेरा। उस टाइम 55,000 के आसपास चल रहा था सोने की रेट। जी। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ या उसको रिडाम करूँ? मैं आपको इसके लिए आपने मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 फंड में पैसा लगाया जी। मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 फंड को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि दीपक जी ने उसमें पैसा लगाया है जी। तो और ये ऐसा ही करेगा, ऊपर नीचे हुआ करेगा। नैस्डैक 100 में पैसा लगाने का आधार ये होना चाहिए कि नैस्डैक 100 एक बेहतरीन फंड है। ये अमेरिका की 100 बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है, जिसमें डोमिनेटली टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया की 5-7 बड़ी कंपनी, जिनमें कि लोगों का पैसा 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना पिछले 10 साल में हुआ है, वो इसकी टॉप होल्डिंग्स है। मुझे भविष्य में भी इससे उम्मीद है कि इनका प्रदर्शन बड़ा बेहतरीन रहेगा। लेकिन ये हर रोज आप, और खासकर आपके पैसा लगाने के बाद लगातार ये अच्छा करता रहेगा, ये जरूरी नहीं है। और सोने के कहानी भी कुछ ऐसा ही है। और ये दोनों चीज में ही आपने इसलिए पैसा लगाया था क्योंकि हाल फिलहाल इनका दाम बढ़ा था, और ये अपने आप में ये एक बहुत बुरा आधार है किसी निवेश को करने का। जब कोई फंड अच्छा करता है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, और उसके बाद वो नाउम्मीद होते हैं।
आपके निवेश का आधार ये होना चाहिए कि इस निवेश में कितना दम है, और जिस समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं उस समय में इसका प्रदर्शन होने का आधार क्या है, अच्छा क्यों करेगा। उस नजरिए से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि नैस्डैक 100 में निश्चिंतता से आपको निवेश करना चाहिए, कई सालों तक निवेश करना चाहिए। इसमें लगाया हुआ पैसा एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्टेड है। सोने में पैसा पता नहीं कब अच्छा करेगा, क्योंकि सोना हाल फिलहाल अच्छा किया है, हो सकता है फिर दोबारा अच्छा करे। जब जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तब तब सोना अच्छा करता है, और जब जब दुनिया के बाकी सारे बाजारों में स्थिरता आती है, सब चीज बड़ा सुचारू तरीके से चलता है, तो सोने का दाम नहीं बढ़ता है। और अगर हम उस दिशा में अगर अग्रसर हो रहे हैं, आज आपने शुरू का हेडलाइन पढ़ा होगा कि दोबारा से मारुति की उतनी ही कारें बिक रही हैं जितना पहले बिका करती थी। जीएसटी में भी उतना ही, जीएसटी में भी अब वृद्धि हो गई है, पिछली साल की तुलना में 10% की वृद्धि हो गई है। तो ये सब दुनिया के दोबारा से सुचारू ढंग से चलने के आसार है। तो अगर ये सब चीज इस तरह से अगर बदलता है तो मुझे लगता है कि सोने का भविष्य उतना उज्जवल नहीं, क्योंकि जब आपको ध्यान होगा कि सोने में भारी उछाल 2008 में आया था, जब पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। अभी मार्च के महीने में अगर आपको ध्यान हो कि इस साल अभी तक सोने में करीब 45% की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में सोना करीब दोगुना हो चुका है। और इस दोगुने रिटर्न को देख करके अगर आपने निवेश किया था और उसके बाद हाल फिलहाल पिछले 2-3 महीने में 20-30% की गिरावट हो गई है, तो जब आप पिछले दिनों के रिटर्न को देख करके आप निवेश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। सोना मुझे नहीं लगता है कि एक बेहतरीन निवेश है। सोना एक तरह से आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंश्योरेंस का काम करता है। जब हर जगह जब हाहाकार मचता है तो सोना उतना नहीं गिरता है। यही आधार होना चाहिए। और नैस्डैक 100 में निश्चिंतता से कई सालों के लिए निवेश करिए, इसमें आपको फायदा होगा। ओके, थैंक यू सर। जी, और नोएडा से हमारे अगले कॉलर हैं राहुल। हेलो जी। हेलो जी, राहुल जी सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम एंड धीरेन्द्र जी को। जी नमस्कार। मेरे सीटीएससी एंड भारत 22 ETF में कुछ इन्वेस्टमेंट था जो कि ऑलमोस्ट 30% डाउन चल रहा है, 30-35%। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको अभी रखूं या फिर इसको मैं सोल्ड आउट करके कहीं और कर लूं? आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका निवेश केवल 30% ही गिरा है। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा गिरा है, और इसमें भी पैसा बहुत उम्मीदों के साथ लगाया गया था। और खासकर भारत 22 ETF में, जिसमें कि क्योंकि अगर CPSE ETF देखे तो वो तो सरकारी कंपनियां हैं। सरकार का इन कंपनियों का मालिक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और भारत 22 ETF में तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि पूरी तरह से सरकारी नहीं है, उसके बावजूद इनमें लोगों का नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इन कंपनियों में मुझे भी बड़ी नाउम्मीदी हुई, मैं भी बड़ा नाउम्मीद हुई इनसे, क्योंकि मुझे इनकी ऐसी बदहाली की उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये सरकारी कंपनियां हैं, उतना अच्छा नहीं करेंगी, लेकिन इतनी बदहाली होगी इसकी मुझे उम्मीद कभी नहीं थी। तो थोड़ा रुकना चाहिए। अगर आपका बाजार में बहुत ढेर सारा पैसा लगा हुआ है, जिसमें छोटा सा भाग अगर भारत 22 ETF या CPSE ETF है, तो मुझे लगता है कि इसको रुकना चाहिए। अब और कितना गिरेगा? और चूंकि इन कंपनियों में दम है, लेकिन बाजार में इनकी कब इनके बारे में दोबारा खुशहाली आएगी पता नहीं। और अगर ये आपके पैसे का एक बहुत बड़ा भाग है तो जरूर इसको बेच दीजिए। Right. Let's move on and take our next caller. We have Nomesh joining us from Maharashtra. Hello, Nomesh. Yeah, do we have you? Yeah, welcome to the program. Put your question. Good evening to all. Good evening. सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैंने मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस में से 20 लाख रुपए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान डिविडेंड ऑप्शन में लगाया था, और इसमें मुझे डिविडेंड शुरू में तो 25,000 मिल रहा था, लेकिन अभी घट के 17,000 हो गया है। और फंड वैल्यू भी पहले जो थी मेरी 20 लाख की, अभी ऑलमोस्ट 17,40,000 हो गई है। तो क्या इस फंड में बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, इसके बारे में सलाह चाहिए थी। रिटायरमेंट आपका बड़ा इम्पोर्टेंट गोल है,
और रिटायरमेंट में इनकम डिराइव करना तो और भी इम्पोर्टेंट गोल है। और खासकर ये इम्पोर्टेंट गोल इसलिए है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब आपकी आमदनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है और निवेश के ऊपर ही, निवेश से मिलने वाले आमदनी पे ही अगर आप आधारित हैं या उस पे ही अगर आप निर्भर करते हैं तो आपकी मानसिकता बड़ी कमजोर होती है। बाजार के मामूली गिरावट का असर आपके दिमाग पे ज्यादा होता है। तो इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। सबसे पहले तो कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान करिए। दूसरा कि म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड बिल्कुल ही उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका 20 लाख रुपया लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड जो है, जब भी आपको डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड का वैल्यू उतना ही कम होता है जितना कि आपको डिविडेंड मिलता है। अगर किसी फंड से आपको 100 रुपया डिविडेंड मिले तो अगले दिन जिस दिन डिविडेंड मिल जाता है उस दिन उसका दाम घट के 100 रुपया हो जाता है। तो चूंकि म्यूचुअल फंड ओपन एंड म्यूचुअल फंड है, आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, तो आपको विड्रॉल प्लान लेना चाहिए, विड्रॉल प्लान चूज करना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। तो एक पहला फायदा तो ये है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जब आपको आमदनी चाहिए तब आप वो निर्धारित कर पाते हैं। अगर आप 20 लाख रुपया लगाएं और आप चाहते हैं कि आपको 5,000 रुपया हर महीना मिले, तो हर महीने आप 5,000 रुपया विड्रॉ कीजिए और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो क्योंकि आप जब भी 5,000, क्योंकि आप अपनी इच्छा से 5,000 रुपया निकाल रहे हैं। जब आप डिविडेंड पे आधारित होते हैं तो जब म्यूचुअल फंड कंपनी की इच्छा होती है तब वो डिविडेंड देता है। आपकी जरूरत और आपकी इच्छा के अनुसार वो डिविडेंड नहीं मिलता है। तो एक तो ये बदलाव करिए। डायरेक्ट प्लान करने से रिटायरमेंट में आपका जो बचा हुआ पैसा है उस पर थोड़ा रिटर्न बढ़ पाएगा। ये करीब 0.75%, 3/4% से 1.25% तक ये बढ़ सकता है, क्योंकि इस पे कमीशन नहीं लगेगा। और अगर आप किसी सलाहकार की सेवा नहीं ले रहे हैं या आप उस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं तो ये पैसा आपका जरूर बचना चाहिए। और इसके लिए आपको एक बारीकी से विड्रॉल प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। इसके लिए मुझे लगता है एक अच्छे सलाहकार से संपर्क से या वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे एक नया टूल आने वाला है जिसपे कि आपको अपना इनकम पोर्टफोलियो, रिटायरमेंट का इनकम पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, उसका इस्तेमाल करें तो वो आपको बता पाएगा कि किस फंड में पैसा लगाएं, कितना पैसा लगाएं, कितना निकालें और कितना निकालें ताकि आपका पैसा आपके जीवित रहने तक कभी खत्म ना हो। जी धीरज जी, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back, listeners. You are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on AIR FM Gold, and as always, we have with us Dhirendra Kumar to answer all your questions, queries, and doubts related to mutual funds and related issues. Let's move on and take our next caller. We have Ashu joining us from Ghaziabad. Good evening and welcome to Market Mantra. Hi, Market Mantra team. Good evening to all. Yes. A simple question. Is it the right time or should, out of two, that is large cap mutual fund and pharma mutual fund, which fund should I opt in for? Because I feel that pharma companies have already increased and their NAV would be on higher side. So I'm little confused that in the current situation, should I start investing in pharma fund or should I start moving ahead towards the large cap funds? And how is this fund, Aditya Birla Fund Life Frontline Equity? Thank you. Okay. Yeah, pharma funds are up and they are up quite dramatically. They are not dramatically gone up dramatically, they have gone ballistic. Pharma funds are up 52% in the last 1 year. They are up 48%. 52% in the last one year, and year to date, since the beginning of 2020, they are up 49%. So this is quite a dramatic jump. But this dramatic jump, they going ballistic,
is a result of multiple things. The multiple things is that one is reversion to mean. Prior to this period, pharma funds were struggling, and they were struggling very badly, and very badly for very long, and looked like they were struggling very badly for very long, for reasons which looked like they are unlikely to get resolved, which gradually got resolved. Then COVID-19 created some degree of traction for them. Some of these pharma companies, particularly the large Indian pharma companies, they have been able to resolve many of the problems which looked like unsurmountable problems in a very concerted way, which has brought back their profitability back on the forefront. So I would say that, but let me get back to something very basic. We invest in mutual funds so that we can diversify our money. Something or the other is either doing very poorly or doing very well. And the reason why we invest in mutual funds so that we are able to effectively and meaningfully be able to diversify. When you invest in a large cap fund or a mid cap fund or a multi cap fund or a small cap fund, those funds also invest in pharma stocks. The only thing is that they don't invest 100% of the money in pharma stocks. Investing 100% of your money, when you choose to invest in a pharma stock, pharma fund, or when you choose to invest in a technology stock, technology fund, or when you choose to invest in an energy stock, or when you choose to invest in a PSU fund, or a consumption fund, or a thematic fund, or a financial services fund, you are choosing to invest in a stock, in a sector. You are choosing not to diversify, and that is not a good idea. Because when you choose not to diversify, you are basically betting big on something very narrow. And when you are betting very big on something narrow, it either does very well or it greatly disappoints. I would say that err on the side of caution. We live in a world where many things are unpredictable. Diversification is a great insurance. And if you stay long enough, you end up doing well. And particularly for mutual fund investors. Because the best time to invest in pharma stocks was 1 year ago. And that is the time when we were very scared to invest. Right. There is a small possibility that if you invest now, they could be in for a big correction, which could be a wrong time to invest. Yeah. And that is a risk which you always carry when you decide to get concentrated. Right. And Dhirendra, if you could very quickly comment on the frontline equity of ABSL. Yeah, it was a great fund 2 years back. Then it started doing very poorly. And it is beginning to do well. So if you have carried on investing in this fund, carry on. जी, और अब नजर डाल लेते हैं कारों की बिक्री से जुड़ी हुई खबर पर। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने सालाना आधार पर अक्टूबर 2020 में बिक्री में 19% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने अक्टूबर माह में घरेलू बाजार में लगभग 18% की वृद्धि के साथ 1,24,000 कारों की बिक्री की। कंपनी ने अक्टूबर 2020 में निर्यात में 4.7% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 9,586 कारों का निर्यात किया। अक्टूबर माह में कंपनी ने कॉम्पैक्ट रेंज में बिक्री में 26.6% की बढ़ोतरी से 95,067 कारों की बिक्री की। यूटिलिटी वाहनों में कंपनी ने अर्टिगा और ब्रेजा मॉडल्स की बिक्री में 9.9% की वृद्धि से 25,396 कारों की बिक्री की। और हुंडई मोटर इंडिया ने भी इस वर्ष अक्टूबर माह में सालाना आधार पर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है और ये वृद्धि 8.2% की है और कुल मिलाकर कंपनी ने 67,835 कारों की बिक्री की। कार निर्माता कंपनी ने घरेलू बाजार में अक्टूबर माह में 13.2% की वृद्धि के साथ 56,605 कारों की बिक्री करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कंपनी के निर्यात में अक्टूबर महीने में 10% की कमी भी दर्ज हुई और ये 12,230 यूनिट का ही निर्यात कर पाई। And in some more news from the auto sector, Mahindra & Mahindra has reported a 14.5% decline in total sales to 44,359 units in October. In the domestic market, passenger sales were up 1% to 18,622 in October. And sales of commercial vehicles plummeted 56% to 3,118 vehicles in October. Exports also slumped 25% to 2,021 units. Toyota Kirloskar Motors total monthly sales rose 4.3% to 12,373 units in the month of October, while MG Motor India's total monthly sales went up by 6%
to have some 3,750 units in October. And let's take our next caller. We have Dr. Malhotra joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, DK. I have heard you long back of saying that the rabbit and the tortoise story, and the tortoise always wins. That I have understood very well, and we have been doing it. But to find a good consultant is a big question to us there. That is my one question. Second question is, what is happening to the FT? Okay. Yeah. The Franklin Templeton. Yeah, the Franklin Templeton. Yeah, I have some updates for you on Franklin Templeton. The Franklin Templeton, the Karnataka High Court decision is out. Karnataka High Court decision has upheld the Franklin Templeton decision to take investor consent has cited by Franklin Templeton's decision to take investors' consent for winding up. So Franklin Templeton will have to take investors winding up, going by the judgment at Karnataka High Court in time. Karnataka High Court has also provided a 2-week window to Franklin Templeton to appeal in Supreme Court for the ruling against his judgment if they want to get a redressal. But that looks unlikely because the Karnataka High Court judgment seems very much in line with what Franklin Templeton has done. So I think the Franklin Templetons will have to go back to investors, and they will have to take investors' consent for winding up. The investors and all the investors' consent will be on a per fund basis. Right. There are 6 funds, of which 2-3 funds have substantial liquidity. So those investors will very easily consent to provide them. The choice of this voting is going to be pretty straightforward. Whether the investors are choosing to for wind up, which means that they're going to support the fund of the underlying asset. Yeah. Okay. Dhiren, we are running out of time. Yeah. Some other time I'll explain it in greater detail, the dynamics of all this. Right, Dhiren. All right, thank you. And we would like to thank all our callers for their active participation in today's program as well. And let's take a quick look at one story of FPI. Foreign portfolio investors have invested a net of 22,033 crore rupees in the domestic capital markets in October. As per depositories data, overseas investors invested a net of 19,541 crore rupees into equities and another 2,492 crore rupees into debt market during the month of October. So that's it in this program. Dhirendra, thank you so much for joining us as always. And before we close, a quick look at the top stories. Goods and services tax collection rises 10% to cross 1 lakh crore rupees in the month of October. Maruti Suzuki's total monthly sales zoom 19% in October. Hyundai hits highest ever monthly sales in October. And foreign portfolio investors pour in 22,033 crore rupees in the domestic capital markets in October. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Goodbye. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra